टेल मी द मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन? हाँ जी, क्या मीनिंग होता है क्रेडिट क्रिएशन का बच्चों? जी, And the difference between primary deposit and the derivative deposit. okay. Raghav has used the correct words, primary and derivative deposit. Now who will elaborate it? Credit creation means what is being done from primary to derivative. क्या होता है वो? I just need one word. Granting of loans. No. Is the interest, the difference between Multiplying of money. Multiplication of money. Very good. One child has said correct. Raghav ने दो word बोले. He has said primary deposit, he has said derivative deposit, but he forget the word in between. क्या word आना चाहिए बीच में? क्या करा जाता है primary? The difference between primary deposit and derivative deposit. Perfect, very good. Primary deposit को convert करना डेरिवेटिव डिपॉजिट में, उसी को हम क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं. मनी को मल्टीप्लाई करना, उसको भी हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं. इंटरेस्ट जो जनरेट होता है वो प्रॉफिट होता है कमर्शियल बैंक्स का, उसके हेल्प से क्रेडिट क्रिएट होता है. हर एक बच्चे ने सही चीज बोली, बट नाउ अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है. अभी हम इसको विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल समझेंगे. ठीक है, अभी इसका जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, यहां पर आपको एग्जाम में खुद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल फॉर्म करना पड़ेगा. सो इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं 1000 करोड़. कैश रिजर्व रेशियो हमने क्योंकि अजम्पशन में लिया था, देयर इज अ मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम इन अ कंट्री एंड ऑल बैंक्स विल कीप 20% ऑफ कैश विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, सो यहां पर कैश रिजर्व रेशियो कितना है? इट इज 20%. How much credit will be created? कितना पैसा जो कमर्शियल बैंक्स हैं इसके थ्रू क्रिएट करेंगे. सो क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो. क्रेडिट क्रिएशन का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, दैट इज मनी मल्टीप्लीकेशन. कितना इनिशियल डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक के पास, इनटू 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ कैश जो कमर्शियल बैंक्स मेंटेन करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास. ठीक है, अब हमने यहां पर कितना लिया है? प्राइमरी डिपॉजिट 1000 करोड़. ठीक है, ये मैं पूरा सॉल्व एक बार करके दिखा देती हूं. यहां पर हमने कितना लिया था? ये 1000 करोड़ इज द प्राइमरी डिपॉजिट. ये पैसा वो है जितने से कमर्शियल बैंक ने अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया, 1000 इनटू 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो इज 20%. 20% मतलब 20 अपॉन 100. ये हमने लिखा 1000 इंटू 1 अपॉन 20 बाय 100, तो रेसिप्रोकल हो गया, दैट इज 100 बाय 20. ये कैंसिल होकर कितना हो गया? 5000 करोड़. सो इट मीन्स with the primary deposit of rupees 1000 crores, when commercial banks keep 20% of cash reserve ratio, they are able to create rupees 5000 crores. That is 5 times of प्राइमरी डिपॉजिट. प्राइमरी डिपॉजिट का 5 गुना पैसा जो है क्रिएट हो जाता है इफ कमर्शियल बैंक्स आर कीपिंग 20% का कैश रिजर्व रेशियो. अब मुझसे एक दिन एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मैम अगर 20% जो कि कमर्शियल बैंक को बोला गया है सेंट्रल बैंक में कि 20% रिजर्व रखो,
अगर बैंक इन केस नहीं रखता क्या होगा? अगर कमर्शियल बैंक फेल्स टू कीप दैट मच अमाउंट ऑफ रिजर्व जितना सेंट्रल बैंक ने बोला है, तो या तो उस कमर्शियल बैंक के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, उनको एक मेमो इशू किया जा सकता है, कारण बताओ वाला नोटिस, कि टेल अस द रीजन दैट व्हाई यू वर नॉट एबल टू मेंटेन दैट मच ऑफ रिजर्व, या फिर उनको जो है उनके बैंक को बंद कर दिया जाएगा, लिक्विडेट, या किसी और बैंक के साथ उनको अमेलगमेट मिला दिया जाएगा, या फिर अगर बैंक के कुछ सीरियस इश्यूज हैं देन सेंट्रल बैंक में गिव देम अ अलाउंस कि चलो ठीक है आपने वो पैसा मेंटेन नहीं किया तो इट्स ओके. बट इफ अ कमर्शियल बैंक हैज primary deposit and still it fails to keep the amount which has been told by the central bank, in that case legal actions, strict legal actions can be taken against that commercial bank. या तो liquidate यानी बंद कर देंगे, दूसरे बैंक्स के साथ मिला दिया जाएगा यानी अमेलगमेट कर दिया जाएगा, या फिर उस बैंक को पेनल्टी, उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है. मुझे बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया? Anyone has any doubt here? I know it is 30th, you people have lot of plans, but कोई बात नहीं, it is just a matter of another 30 minutes. अच्छे से पढ़ लोगे आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा, then मुझे भी संतुष्टि मिल जाएगी that yes I have taken a proper class today. Now tell me, is it clear to everyone? हाँ जी बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओहो, अभी देखो कितना ऐसा हो रहा है, बस जल्दी क्लास खत्म हो जाए हमारी आज की. चलो, I'll not waste lot of time of yours. अच्छा, अभी आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे. ये मैं पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगी आपको. अभी जहां पर किसी बच्चे को डाउट आएगा इमीडिएटली यू विल आस्क, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे को आपके बोर्ड पेपर में दिखेगा, मैं अभी बता रही हूँ. अब यहां पर हमें इसका क्या दिखाना है? प्रोसेस. प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है ना. अब प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन हमने हेडिंग डाल दिया, और अब हम यहां पर पूरा का पूरा इसका एक फॉर्मेट बनाएंगे. यहां पर आई हैव रिटन ट्रांजैक्शन, यहां पर आई हैव रिटन प्राइमरी डिपॉजिट्स, फिर कैश रिजर्व रेशियो, एंड देन लोन ग्रांटेड. ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया. अब इसके बाद हम लोग को यहां पर क्या दिखाना है? इस तरीके से वो पैसा जो है 1000 रुपीज 5000 में फॉर्म हुआ. सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन 1 ली, जहां पर आई हैव टॉक्ड अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैम एग्जाम में SBI लिख सकते हैं? हाँ, आप SBI लिखो, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखो, ठीक है. आपके ऊपर है बेटा, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग है तो आप पूरा भी लिख पाओगे. नहीं, अगर हो रहा है कि लेट हो रहा है या पेपर नहीं पूरा हो पा रहा है, यू कैन राइट SBI ऑल्सो. 1000 रुपए, 1000 रुपए से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इनिशियल डिपॉजिट स्टार्ट किए, जिसका 20% उन्हें क्या रखना था? रिजर्व. किसके पास? सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास. 20% हैज टू बी केप्ट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. 1000 का 20% कितना हो गया? 200. वेरी गुड, इट इज 200.
तो इन्होंने 200 रुपए 1000 इंटू 20/100 कितना 200 रुपए इन्होंने कहां पर रख दिए? दे हैव केप्ट विद द सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चले गए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितने का लोन ग्रांट कर सकता है? 800 रुपए का। यस मैम। ठीक है, अब मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। ए बंदे ने अगर स्टेट बैंक से लोन लिया तो वो पैसा लौटाएगा कहां पर? पीएनबी, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम शो करना चाहते हैं हाइपोथेटिकली। इन रियल दिस कैन नॉट हैपन, ठीक है ना, चांसेस बहुत कम होते हैं। बट यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं कि इस इंसान ने लोन जो है वो स्टेट बैंक से लिया, लेकिन जब ये पैसा लौटाने आएगा तो ये किसी और बैंक में लौटाएगा 800 रुपए। अब इसने ये 800 रुपीज रिटर्न किए किसे? पंजाब नेशनल बैंक। रिटर्न बैक द मनी टू पंजाब नेशनल बैंक। अब पीएनबी के पास 800 रुपए आ गए ना, नाउ दे हैव आल्सो अ लायबिलिटी की 20% रिजर्व मेंटेन करना है। कितना रिजर्व मेंटेन करेंगे? 160? इज इट करेक्ट? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। ओके, कितना पैसा उन्होंने लोन? Excuse me, ma'am. यस बेटे। मैम दो तरह के रिजर्व्स होते हैं ना, एक सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है और एक खुद के पास हाँ, रखना होता है। जो तो वो सेंट्रल बैंक के पास क्रिएशन रखना होता है क्यों नहीं वो लेते कैश हैं? रिजर्व। हाँ हाँ बोलो नंदिनी। मैम वो हम क्यों नहीं लेते हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट में? क्योंकि वो बेटा वो लिक्विड एसेट्स है which can be easily converted into cash, that is liquid asset. Liquid asset क्या चीज है? It can be in the form of shares, bonds, debentures, gold, property, वो उस फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने रिजर्व को मेंटेन करने के लिए, जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक्स के जो म्यूचुअल क्लेम्स है उनको सेटल करता है, सेटलमेंट ऑफ द म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो वो सेटलमेंट करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास पैसों का रिजर्व होना जरूरी है। सो वो पैसों का रिजर्व इस कैश रिजर्व से मेंटेन करते हैं कि लोन प्रोवाइड करना है, रेपो रेट, ठीक है ना। तो सारे बैंक्स जो है वो अपना मतलब सारे बैंक्स जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दे आर समहाउ डिपेंडेंट ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ से रिजर्व कलेक्ट करेगा? फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक कैश के फॉर्म में उस रिजर्व को कहां पर रखते हैं? सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं। लिक्विड एसेट्स अपने जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास क्यों रखते हैं? बिकॉज लिक्विड एसेट्स कैन नॉट बी इजीली ट्रांसफर्ड, क्योंकि उनकी जो लिक्विडिटी है वो कैश से थोड़ी कम है, तो इसीलिए दे आर बीन मेंटेन्ड विद द कमर्शियल बैंक्स इटसेल्फ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है लेटर ऑन, अगर सेंट्रल बैंक अलाउ करता है तो दे कैन कन्वर्ट देम इनटू कैश। ठीक है नंदिनी? यस मैम। अच्छा, तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने क्या करा? 640 रुपए का लोन ग्रांट कर दिया। अब ये जो 640 रुपए हैं, इस 640 का फिर 20%, पहले तो मैं यहां पर लिख देती हूं कि ये जो 640 रुपए हैं ये लौट कर किसके पास जाएंगे? तीसरे बैंक के पास जाएंगे। यहां पर हम बैंक का नाम लिख देते हैं इंडियन बैंक, ठीक है। तो ये 640 रुपए लौट कर आ गए इसके पास, इंडियन बैंक। अब इस 640 का 20% यानी 128 रुपये, 128। एग्जैक्टली। अब यहां पर हम डिडक्ट कर देते हैं इसको, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा? 512। तो 512 रुपए का लोन ग्रांट कर सकता है इंडियन बैंक। अब यही प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये प्रोसेस उस वक्त तक चलेगा जिस वक्त तक लोन ग्रांट करने का पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास नहीं बचेगा। जैसे पहले 800 था, अब 640 का लोन ग्रांट हुआ, फिर 512, करते करते एक टाइम पर यहां कितना अमाउंट आ जाएगा? 0। तब तक लोन ग्रांट करते रहते हैं कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक्स लोन ग्रांट करते जा रहे हैं, ठीक है। लोन ग्रांट लास्ट में हर एक कमर्शियल बैंक का ऑडिट होता है।
ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव टू गेट देमसेल्फ चेक्ड. कौन चेक करेगा उनको? दे आर बीइंग चेक्ड विद बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द सेंट्रल बैंक. अब सेंट्रल बैंक पहुंचेगा, सेंट्रल बैंक कहेगा अच्छा कितने का प्राइमरी डिपॉजिट था? वो कहेंगे जी सर 1000 का प्राइमरी डिपॉजिट था. अच्छा 1000 का था. उस हिसाब से साल के एंड में अगर तुमने सारे चीजों को कंप्लाई किया है तो 5000 का आपके पास ट्रांजैक्शन होनी चाहिए. यानी आपने इस पैसे को किस तरीके से घुमाया है? इस तरीके से घुमाया एज इफ इट इज 5000 करोड़. तो वो चेक करेंगे. वो कहां से चेक करेंगे? दे विल स्टार्ट एडिंग द लोन ग्रांटेड. ठीक है, वो लोन ग्रांटेड को ऐड करना स्टार्ट करेंगे. उसके बाद दे विल स्टार्ट एडिंग द कैश रिजर्व रेशियो एंड दे विल आल्सो ऐड द प्राइमरी डिपॉजिट. अब सबसे पहले वो प्राइमरी डिपॉजिट को ऐड करना स्टार्ट करते हैं. 1000 प्लस 800 प्लस 640 512 464. इस तरीके से करते करते टोटल उन्हें कितना मिलना चाहिए? 5000. अगर 5000 नहीं हुआ तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक के ऊपर एक प्रॉपर वो बैठ जाएगी सीबीआई कि ऐसा क्या करा इस बैंक ने कि इस बैंक के पास उतने पैसे नहीं है जितना कि इसको क्रिएट करना था. अगर नहीं मिलते तो इसका मतलब बैंक क्या कर रहा है? बैंक गड़बड़ कर रहा है, बैंक पैसा क्रिएट नहीं कर रहा है या फिर बैंक गबन कर रहा है. तो बैंक के ऊपर सीबीआई की जांच बैठ सकती है अगर इतना पैसा क्रिएट ना किया जाए या जितना सेंट्रल बैंक ने बोला है उतना पैसा क्रिएट ना किया जाए. 5000 रुपए हो गए प्राइमरी डिपॉजिट. तो 1000 से एक बैंक ने अपना प्राइमरी डिपॉजिट स्टार्ट किया. अगले साल का उनका प्राइमरी डिपॉजिट कितना हो गया बच्चों? 5000. अब वो कितना कैश रिजर्व रेशियो रखेंगे अकॉर्डिंग टू 5000? 1000 rupees. 1000. और कितना लोन ग्रांट कर सकते हैं अब? 4000. तो इफ आई से दैट इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, एम आई राइट? यस मैम. एक साल, फिर अगले साल का दूसरा, फिर उसके अगले साल कंटिन्यू होगा एंड लाइक दिस इट विल कीप ऑन कैरिंग फॉरवर्ड. ठीक है ना? कैरी अमाउंट जो 5000 है कैरी फॉरवर्ड हो गया अगले साल. फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो उसके अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू लाइक दिस. तो ये हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया? दिस इज द क्रेडिट क्रिएशन विच वी हैव डन. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इसका एक्सप्लेनेशन. अब आप मैम यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बेटा. मैम ये कैश रिजर्व रेशियो 1000 कैसे हुआ? ये वाला ये मैं बताती हूँ. यस मैम. 5000 रुपीज है अभी प्राइमरी डिपॉजिट. 5000 का 20% कितना होगा बेटे? ओके ओके मैम. ठीक 1000. है. हाँ ओके थैंक यू मैम. ओके बेटा. अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है इसका? वी हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द शेड्यूल विच वी हैव मेड. एक्सप्लेनेशन. अब इसकी सबसे पहली पॉइंट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कमर्शियल बैंक्स मेंटेन 20%. कितना? जो भी आपको इस टेबल में दिख रहा है शेड्यूल में, आपको वही सारी चीजें यहाँ पर लिखनी है. तो मैंने यहाँ पर लिखा कमर्शियल बैंक्स मेंटेन कितना परसेंट? 20% of cash reserve ratio out of the primary deposit. Out. मैम कैश रिजर्व रेशियो फिक्स होता है? हाँ, वो कमर्शियल बैंक, वो सेंट्रल बैंक फिक्स करता है हर साल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विच इज गोइंग इन द कंट्री. जैसे कल मैं एक एग्जांपल दे रही थी सीबीएसई वाले बच्चों को. आई हैव टोल्ड देम दैट अभी इंडिया में बिकॉज इट इज अ डेफिशिएंट डिमांड यानी डिफ्लेशन की सिचुएशन है, तो सेंट्रल बैंक ने अपने सारे रिजर्व्स को डिक्रीज कर दिया. ठीक है, एक काम करती हूँ मैं तुम्हें दिखाती हूँ. इफ
find that part. ये देखो कल मैंने उनको जो केस स्टडी क्वेश्चंस व्हेन दे हैव डन, सो यहाँ पर देखो आई हैव रिटन दैट बैंक रेट, इट इज एन एक्चुअल सिचुएशन जो हिंदुस्तान टाइम्स में था, 4% से 4.25% से, और कैश रिजर्व रेशियो उन्होंने 4% से गिरा दिया, बैंक रेट, रेपो रेट, एवरीथिंग इज बीन डिक्रीज्ड इन द कंट्री। तो यहाँ पर कंट्री जो है, यानी आरबीआई जो है वो डिसीजन किस बेसिस पे लेता है? ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द कंट्री। तो जो भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है अकॉर्डिंगली कंट्री में रिजर्व रेट जो है, चाहे कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, ये सारी चीजें चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे अभी इंडिया में डिफ्लेशन है, डेफिशिएंट डिमांड है, लास्ट ईयर से ही हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी वीक हो गई थी, तो दिस ईयर इंडिया हैज टेकन अ डिसीजन कि हम अपना सारे रेट्स को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, अपनी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी शुड बी रिड्यूस्ड इन द कंट्री, सो दैट लोन ग्रांट करने का जो वो है, कमर्शियल बैंक्स को लोन ग्रांट करने का अलाउंस ज्यादा दिया जाए, सो दैट कंट्री में मनी का फ्लो इंक्रीज हो सके। तो ये जो रिजर्व रेट्स हैं आर बीइंग डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक by knowing or by seeing the actual scenario of the country कि क्या फाइनेंशियल कंडीशन किसी कंट्री के, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें डिसाइड की जाती हैं, राइट ध्रुव? अच्छा, अब हम यहाँ पर सेकेंड इसका क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट कि फर्स्ट राउंड में, in the first round या in the first transaction I should write, in the first transaction, in the first transaction out of ₹1000 करोड़, ये देखो यहाँ पर 1000 करोड़ है, आउट ऑफ 1000 करोड़ ₹200 crores are kept as cash reserve ratio and ₹800 crores are granted as loan. ठीक है, अब इसके बाद इन द सेकेंड ट्रांजैक्शन, अब हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखेंगे, अब सेकेंड ट्रांजैक्शन पहले आप यहाँ से देख लेंगे, देन आई विल राइट इट। इन द सेकेंड ट्रांजैक्शन बैंक विल गेट बैक ₹800 as primary deposit, out of which it will keep a cash reserve ratio of 160 crores and 640 crores will be granted as loan. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं in the second transaction Punjab National Bank receives ₹800 crores as primary deposit, ₹160 crores will be kept as cash reserve ratio and ₹640 crores will be granted as loan. ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शंस कब तक चलती रहेंगी? जब तक कि ये डिपॉजिट्स 5 टाइम इंक्रीज नहीं हो जाते। तो यहां पर मैं लास्ट लिख रही हूं, दीज ट्रांजैक्शंस will be continued until and unless the credit creation
becomes equal to ₹5,000 crores। मुझे बताओ ये सबको समझ में आया? Yes, ma'am. तो इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में एक्सप्लेनेशन लिखनी है। फ्रैंक आईएससी में भी बिल्कुल ऐसी ही एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है आपकी। द थिंग इज दैट वो एक पैराग्राफ में और डिटेल्ड है। अगर आप लोग ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हो, वेल एंड गुड, यू विल गेट फुल मार्क्स। अभी यहां पर आपको लास्ट में कुछ चीजें लिखनी है। आप यहां पर लिखोगे commercial banks are able to create credit because able to create credit। अब आप लोगों को रीजन देना है कि वो क्रेडिट अगर क्रिएट कर पा रहे हैं, हमारा पैसा है भाई, पब्लिक का पैसा है, कैसे वो रिजर्व में रख सकते हैं? ऐसा क्या है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ हमारे पैसे को वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रख रहे हैं? सो दैट रीजन ऑल्सो यू पीपल हैव टू गिव कि कमर्शियल बैंक के पास वो कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है कि लोगों ने अपना पैसा रखवाया है कमर्शियल के पास, और कमर्शियल बैंक उस पैसे को कहां रख रहा है? 20% सीधा आरबीआई के पास, जो कि पता नहीं कब मिलेगा। ठीक, अगर इन केस हम लोग चले जाते हैं बैंक के पास पैसा लेने के लिए, तब भी बैंक हमें पैसा दे देता है हमारा। तो बैंक के पास पैसा आता कहां से है? दैट वी हैव टू मेंशन। कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट बिकॉज, अब आप यहां पर इसके कुछ फैक्ट्स, कुछ रीजंस दोगे। सबसे पहला रीजन, हम यहां पर क्या कह रहे हैं? ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस all financial transactions are enrouted, enrouted मतलब यहां से होकर जाती है। all financial transactions are enrouted through commercial banks। सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस है कमर्शियल बैंक से होकर जा रही है। देयर इज अ मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम इन अ कंट्री। multiple banking system in a country। Then third, you will write commercial banks maintain a minimum fraction of cash with RBI या with central bank because, अब इसके यहां पर हम दो रीजंस लिख देंगे। पहला रीजन यहां पर क्या आएगा? ऑल कस्टमर, सारे कस्टमर एक ही दिन कमर्शियल बैंक नहीं पहुंचेंगे। मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सारे के सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोगों को रात को सपना नहीं आएगा, अरे कल तो हमें बैंक जाना है अपने पैसे निकालने के लिए। नहीं, सारे कस्टमर एक ही दिन बैंक नहीं जाते हैं। ऑल कस्टमर्स do not approach the commercial bank at the same time। और दूसरा, अगर कोई कस्टमर भी है, और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कस्टमर जिनके छोटे छोटे अमाउंट रखे हुए, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज कस्टमर जिनका बैंक के साथ रेगुलर लेन देन चलता है, जैसे कि करंट अकाउंट होल्डर जो बड़े बड़े अमाउंट में डील करते हैं। अब एक बंदा है, वो गया, उसका 100 करोड़ रुपए बैंक के पास है, मतलब उनका करंट अकाउंट है, वो ये थोड़ा कहेगा भाई साहब ऐसा है मैं तो अपना आज अकाउंट बंद कर रहा हूं। नहीं, अ पर्सन कैन नॉट विड्रॉ द एंटायर सम फ्रॉम द बैंक एट वन गो। ठीक है, तो यहां पर लास्ट हम क्या लिखते हैं? A customer cannot
withdraw the entire sum of deposits in one go. एक ही बार में वो सारा पैसा जो है अपना डिपॉजिट, वो सारा पैसा जो है विड्रॉ नहीं कर सकता. अब एक सीबीएसई के बच्चे ने बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा. उसने मुझे कहा मैम उसकी मर्जी, वो निकाल भी सकता है, पूरा पैसा निकाल लिया उसने, तब क्या होगा? मैंने कहा एक ही बंदा तो निकालेगा बेटा, सारे के सारे थोड़ी ना कि बड़े बड़े अमाउंट के मानी अडानी सारे एक ही दिन पहुंच गए जी हमारा सारा पैसा निकाल कर दे दो हमें. नहीं. Until and unless there is no strike, there is no financial crisis in the country, this kind of situation cannot happen. तो ये सारे के सारे रीजंस को देखते हुए एक कमर्शियल, जो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने पैसे को बहुत ही ज्यादा कामली कूलली किसी भी वो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, मतलब देयर इज वन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वहां पर वो उस पैसे को क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं. एंड दिस इज द रीजन दे आर एबल टू मेंटेन दैट मिनिमम फ्रैक्शन विद अ कमर्शियल, मिनिमम फ्रैक्शन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसीलिए वो अपने पैसे को वहां पर रखते हैं. अच्छा, अब आप लोगों का मैंने कहा 6 नंबर का क्वेश्चन है. समझने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आंसर है क्योंकि आप समझ रहे हो. अभी जब आप लोगों को याद, मतलब चीजें समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी, लिखने में आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा. तो आप लोगों को सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन की डेफिनेशन लिखनी है. डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोग ये फैक्ट लिखोगे. फैक्ट्स लिखने के बाद अजम्पशंस लिखोगे. प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में सबसे पहले न्यूमेरिकल एग्जांपल, फिर प्रोसेस बनाओगे, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करोगे, एंड एट द एंड यू विल राइट दैट कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट. ये सारे पॉइंट्स मुझे बताओ, ये आंसर सारे बच्चों को क्लियर हुआ? मैम जो आपने वो मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम वाला अपने न्यूमेरिकल बनाया है फॉर द assumption, do we have to make that also? हाँ हाँ, you have to make this compulsory. Not ma'am, not this one, the upper one before that. ये वाला नहीं नहीं नहीं, ये मैं हटा ही देती हूँ, ये नहीं बनाना है आप लोगों को, ये नहीं बनाना. ठीक है, सब लोगों को क्लियर हो गया इतना पार्ट? Yes, ma'am. Yes ma'am. आज आप लोग अपने नोट्स मुझे भेज देना यहाँ तक, इसी पार्ट तक, ठीक है ना? अगर नहीं भेजोगे मेरे पास, अगर एक भी बच्चे के मिसिंग हुए, देन यू पीपल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग. मैं कल क्लास लूंगी और मैं परसों भी 3 बजे ही क्लास लूंगी, फिर तुम लोगों को कहीं भी जाना हो मुझे कोई मतलब नहीं. ठीक है, तो इसीलिए मैम तो मतलब आपको इस चैप्टर, पूरे चैप्टर के चाहिए नोट्स ना? नहीं नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक चाहिए, क्रेडिट क्रिएशन तक, कमर्शियल बैंक वाले पार्ट तक. आई एम आस्किंग नोट्स क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ रेगुलरली. इफ आई एम सेंडिंग यू द रिकॉर्डिंग, इट मीन्स दैट आई एम सेंडिंग यू द रिकॉर्डिंग सो दैट यू आर मेकिंग दोज नोट्स. क्योंकि ये चैप्टर नहीं होगा, अगर आप लोगों को लगता है ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा, तो बहुत बच्चों को अभी तक नहीं याद हुआ. आज भी ये चैप्टर प्रॉब्लमैटिक है. तो वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद अपने नोट्स बनाओ. तुम लोग नहीं भूलोगे इस चैप्टर को. अगेन एंड अगेन आई एम स्पीकिंग द सेम थिंग. अच्छा, अब हमें नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है इस चैप्टर में, दैट इज सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक में सिर्फ स्टार्ट करूंगी एंड दैट आई विल फिनिश इट अप ऑन, ये मैं खत्म करूंगी आप लोगों का डे आफ्टर टुमारो. ठीक है, डे आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे. सैटरडे कोई चैप्टर, फ्राइडे को आई ट्राई टू कंप्लीट बिकॉज सैटरडे यू पीपल हैव अ टेस्ट. अच्छा, अभी यहाँ पर आई एम जस्ट टेलिंग यू द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक. उसके आगे का आई विल कंटिन्यू डे आफ्टर टुमारो. अच्छा, सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है. एपेक्स इंस्टीट्यूशन मतलब सारे बैंक्स का Topmost. एग्जैक्टली टॉप मोस्ट, सुपीरियर, उसके ऊपर कुछ नहीं है. ऐसे बैंक को हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं. सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन which has a sole authority, या apex institution which controls and regulates all commercial bank,
ये सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है. ऑल कमर्शियल बैंक्स. It has a sole authority to print the currency. Print the currency, जिसको आप लिख सकते हो issue of notes. मुझे बताओ, डेफिनेशन सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. मैं यहां से अभी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रही हूं इसकी. ये है हमारे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. ठीक है ना. फंक्शंस में यहां से पढ़ा देती हूँ, उसके बाद whenever I'll get time I'll write it there and send it to you. अभी के लिए आप लोग ये समझ लो, सेम एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग एग्जाम में लिख कर आओगे यू विल बी गिवन मार्क्स. ठीक है जी. फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक का सबसे पहला फंक्शन क्या है? वो नोट इशू करता है, यानी वो पैसे छापता है. पैसे छापने की परमिशन किसी को मिली है किसी भी देश में तो वो एक ही बैंक होता है हर एक कंट्री का, जो सेंट्रल बैंक है. इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज दैट परमिशन टू प्रिंट द करेंसी. तो सेंट्रल बैंक has the sole monopoly to issue the currency notes. Central bank cannot issue, commercial banks cannot issue the currency notes. Commercial banks पैसों को नहीं छाप सकते. Currency notes issued by the central bank are legal tender money. चलो जी, अभी आ जाते हैं. किस बच्चे ने रिवाइज किया? क्या होती है लीगल टेंडर मनी? जी मैम गवर्नमेंट मनी. वेरी गुड. Backing of the government. Anything that has backing of the बैकिंग ऑफ द लीगल बैकिंग ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें. ठीक है, वेरी गुड. चलो पढ़ा है तुम सबने. उसको हम क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर मनी बोलते हैं. यानी जो नोट आरबीआई ने छाप दिया, आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर हो गए, तो बेसिकली वो नोट छपा कहाँ? दैट इज बीन प्रिंटेड इन द सेंट्रल बैंक. ठीक. Legal tender money is one which every individual is bound to accept by the law in exchange of goods and services and in discharge of debts. आपको उधार चुकाना है, आपको कोई गुड्स खरीदने हैं या बेचने हैं, हर एक चीज का समाधान क्या है? आपको पैसा चाहिए या आपको पैसा देना है सामने वाले को. तो वो पैसा कहाँ से आएगा? यू विल गेट इट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक का एक इशू डिपार्टमेंट होता है. ये इशू डिपार्टमेंट क्या करता है? नोट को छापता है, इशू ऑफ नोट करता है, यानी कि ये प्रिंट करता है नोट को, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स. ठीक है. The monopoly of central bank to issue the currency note may be partial in certain countries. Now over here it has been written partial in certain countries. इंडिया में भी partial है. इस चीज को आप लोग समझ लो ध्यान से. जितने बच्चे यहाँ पर क्लैट की भी तैयारी कर रहे हैं ना, उनका भी ये क्वेश्चन आ सकता है. When it is written partial, partial का मतलब half or some part will be given to the ministry and some part will be given to the central bank. जैसे इंडिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसको छापती है? इंडिया. वेरी गुड. 1 रुपी नोट एंड कॉइन. और उसके अलावा जितने भी पैसे छापने हैं above 1 rupee, 2 rupees, 2000 been printed by RBI. तो इसको बोला जाता है पार्शियल. ठीक है ना. पार्शियल मोनोपोली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, क्योंकि 1 रुपए का पूरा कंट्रोल किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है. डायरेक्टली कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टली कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री. तो उसको हम बोलते हैं करेंसी नोट्स के ऊपर पार्शियल मोनोपोली है सेंट्रल बैंक की, क्योंकि 2 रुपए से 2000 तक वो छापेंगे, लेकिन एक के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होगा. देखो, इन इंडिया 1 rupee note and all type of coins are been issued by government and all other notes are been issued by Reserve Bank of India. इसी को हम partial control बोलते हैं. ठीक है.
ये मैंने सारा हटा दिया, ये आप लोगों के नोट्स में मैं देखूंगी, जो वीडियो देख लेगा बच्चा सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई एम अश्योरिंग यू दैट, याद भी हो जाएगा साथ साथ। अच्छा, अभी आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर, एन एजेंट एंड एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सरकार के क्या है ये? सरकार के बैंकर भी है, सरकार के पैसे को अपने पास रखते भी हैं, विड्रॉ डिपॉजिट एंड विड्रॉल वाला काम गवर्नमेंट का करेंगे, उनको एजेंसी फंक्शंस प्रोवाइड करेंगे और वक्त आने पर उनको एडवाइस भी करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर एक एक पॉइंट। सबसे पहले एज अ बैंकर, जैसे हमारा पैसा जनरल पब्लिक अपने पैसे को डिपॉजिट और विड्रॉ करती है कहां पर? कमर्शियल बैंक में, ऐसी गवर्नमेंट अपने पैसे को डिपॉजिट करेगी सेंट्रल बैंक में, विड्रॉ कर सकते हैं वहां से। उस पैसे को वो, अगर उन्हें कोई लोन चुकाना है, किसी और कंट्री से उधार लिया है, वो वापस करना है, तो भी कहां से जाएगा? सेंट्रल बैंक से। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी कहां से बनती है? सेंट्रल बैंक से। डिसबर्स कहां से होती है? डिसबर्स मतलब किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है? इट फर्स्ट गोज फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस कमर्शियल बैंक, जहां जहां पर भी उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अकाउंट है, और फिर उनको सैलरी मिलती है। तो ये सारा काम सेंट्रल बैंक करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक परफॉर्म सेम फंक्शंस एज functions performed by commercial bank to their customers. It receives deposit from the government, collects check and draft deposits in the government account, provide cash to the government as resumed for the payment of salary and wages of their staff and other cash disbursements, making payment on behalf of government, advances short-term loans to the government, supplies foreign exchange to the government in repaying external debt, फॉरेन कंट्रीज से जो उधार लिया है वो सारा। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें एज अ बैंकर की जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एज एन एजेंट। एज एन एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होता है? क्या समझते हो आप लोग एजेंट वर्ड से? मतलब तू उसका ज्यादा एजेंट मत बन, ठीक है ना, हमें बता देगा वो इंसान कौन। मैम deals the transactions of the government on like उसके behalf पे transactions deal करता है। एग्जैक्टली, किसी के भी बिहाफ पे कुछ भी बोल देना, कुछ समझा देना, ठीक है ना। तो वही हम अपने पेरेंट्स के भी एजेंट बन जाते हैं। कोई आंटी आई घर पे, उन्होंने आंटी को कहा, मम्मी ने कहा अरे आंटी को कह देना मम्मी घर पे नहीं है, हम जा रहे हैं बाहर, आंटी मम्मी तो घर पे नहीं है, तो यानी हम एजेंट बन गए अपने पेरेंट्स के उस टाइम पर। तो हम उनके बिहाफ पे जब कोई काम करते हैं, किसी के भी बिहाफ पे, दैट इज एजेंट। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे बहुत सारे काम करता है। क्या क्या काम करता है पहले मैं ऐसे ही समझा देती हूँ आपको। जितना भी उधार गवर्नमेंट लेती है उसको मैनेज कौन करता है? इट इज बीन मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक के पास ही सारे लोगों के टैक्स जाते हैं। सब्सिडीज जो प्रोविजन है, इट इज बीन डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरे देशों से जो उधार लेना है, लोन्स की बात करनी है, दैट विल आल्सो बी डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्रीज गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया ने जो भी लोन 1991 में लिया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, वो भी कहाँ आया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आया था। सो बेसिकली जो भी काम है किसके? गवर्नमेंट के, वो सारे काम गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन कर रहा है? इट इज बीन परफॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सो एज एन agent, it performs following functions: manages the public debt, collect taxes and other payments on behalf of government, represents the government in international financial institutions जैसे World Bank, International Monetary Fund and in various conferences. ठीक है, ये हो गया हमारा एज एन एजेंट। नाउ वी हैव टू डू एज एन एडवाइजर। कहां पर एक एडवाइजरी रोल परफॉर्म करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम करने के लिए नहीं बैठा है, वो उनको एडवाइस भी करेगा। कब एडवाइस करेगा? जब कंट्री में कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, कंट्री में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, एट दैट टाइम गवर्नमेंट नीड सम एडवाइस। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट कैसी एडवाइस? इस टाइम पर इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं
तो इस टाइम पर शक्तिकांत दास कैन एडवाइज निर्मला सीतारमन फॉर लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स. ही कैन टेल कि मैडम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप एक काम करो, ये बिल या तो पास करवाओ या बिल पास मत करवाओ. अब उसमें शक्तिकांत दास का कोई प्रॉफिट है नहीं. शक्तिकांत दास का वो काम है, बीइंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई, he has to advise the finance minister on various issues, and she may ask lot of things from him, and they both can discuss the things and they can sort out the problems. So as an advisor, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक का काम होता है कंट्री की सिचुएशन को देखते हुए डिसीजंस को लेना और गवर्नमेंट को समझाना. अब गवर्नमेंट कौन हुआ? फाइनेंस मिनिस्टर इज द गवर्नमेंट. सेंट्रल बैंक कौन हुआ? सेंट्रल बैंक इज नॉट कि पूरा सेंट्रल बैंक ही उठकर चला जाएगा. नो, इट इज द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक. राइट नाउ इट इज शक्तिकांत दास विल एडवाइज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन वेरियस इश्यूज. तो यहां पर देख लेते हैं ये वाला पॉइंट. As an advisor, central bank also acts as a financial advisor to the government. It gives advice to the government on financial and economic matters, जैसे deficit financing, कितने नोट छपने चाहिए कंट्री में, डिवैल्यूएशन, करेंसी की वैल्यू को गिराना चाहिए, ट्रेड पॉलिसी कंट्री की कैसी होनी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, इट शुड बी फिक्स्ड, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, किस तरीके की फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें भी कौन बताता है? इट इज बीन टोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक. मुझे बताओ, इतना सब कुछ समझ में आया आप लोगों को? किसी बच्चे को यहाँ? यस मैम. ठीक है, तो आज मैं यही सिर्फ 2 पॉइंट्स करवाऊंगी. रीजन क्या है? आप लोगों के पास टाइम है, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स तक की वीडियो आप देखोगे, आप अपनी एक्सप्लेनेशन फॉर्म करना. मतलब आप लोगों को आज तो सिर्फ मुझे जो शो करना है, यू पीपल हैव टू शो मी टिल द क्रेडिट क्रिएशन. बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग